हेलो एवरीवन, आज कवर करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। इसके लिए सारी इमेजेस यहाँ पे अटैच कर रखी है जिससे कि आपको इजीली हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। देखो, फोर्स का मतलब क्या होता है। फोर्स का मतलब होता है कोई सा भी पुश या पुल। पुश मतलब होता है धक्का देना और पुल मतलब खींचना होता है। ठीक है, जब आप धक्का देते खींचते तो वहाँ क्या करता है, आप एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, मोशन को इनिशिएट कर सकता है। मोशन को इनिशिएट करने का मतलब होता है किसी मोशन को शुरू कर सकता है। मान लो कि एक कार है, ठीक है, कार खड़ी थी, कार पे क्या किया आप लोगों ने, उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। एक कार खड़ी है, ठीक है, तो ये रही कार। आप क्या करते हो, इस कार के ऊपर फोर्स लगाने लग जाते हो, तो फोर्स की वजह से कार जो है मूव करने लग जाती है। इसका मतलब इसके अंदर मोशन आ जाता है इस कार के अंदर, यानी कि फोर्स की वजह से मोशन शुरू हो सकता है। चेंज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज की जा सकती है। कैसे, मान लो कोई सा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है, आपने उस पर और ज़्यादा फोर्स लगा दिया, और ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि चेंज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कम की जा सकती है? हाँ, कम भी की जा सकती है। अगर अपोजिट फोर्स लगा दें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी किया जा सकता है, यानी कि वेलोसिटी को कम किया जा सकता है। अल्टर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज भी किया जा सकता है। मान लो कोई सा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था, आपने फोर्स इस तरफ से लगा दिया ज़्यादा, तो वो इस डायरेक्शन में जाने लग गया। ठीक है, समझ आ गया। बात करते हैं चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज आप चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। फोर्स लगाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप जो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बलून के अंदर एयर फील्ड होती है, तो जब आप उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, हालांकि वो वापस रिगेन कर लेता है अपने, क्योंकि उसके अंदर एयर फील्ड है। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपके जो शेप और साइज है वो चेंज किया जा सकता है, किससे, फोर्स की मदद से। अब फोर्स यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, बैलेंस का मतलब बराबर होता है। बैलेंस का मतलब बराबर कहने का मतलब है, यहाँ पे एक एग्जांपल है टग ऑफ वॉर का, जहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीन लोग हैं वो 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जो इस तरफ जो तीन लोग हैं वो भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है, यानी कि बैलेंस है। बैलेंस मतलब बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो कितनी, जीरो है। यानी कि जितना फोर्स है यहाँ पे, कितना फोर्स लग रहा होगा आप ये सोचो, यहाँ पे फोर्स कितना है, जीरो है। क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इस तरह से बराबर, इस तरह से बराबर है, तो आपस में कैंसल आउट कर गया। अनबैलेंस फोर्स के अंदर क्या होता है कि आपका कुछ नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स यानी कि आपका कुछ तो फोर्स होगा जो कि लग रहा होगा, नेट फोर्स। ठीक है, तो जब आप देख सकते हैं यहाँ क्या 300 न्यूटन, यहाँ क्या 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 300 में से 100 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 200। यानी जो हमारा डिफरेंस होता है इन फोर्सेस के बीच का, वो हमारा नेट फोर्स होता है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे हमारा नेट फोर्स 200 न्यूटन हो गया। अच्छा, न्यूटन क्या होती है, न्यूटन हमारी फोर्स की एसआई यूनिट होती है। जब भी हम फोर्स को दिखाएंगे तो हमें न्यूटन का सिंबल या ये साइन जो है लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो, बैलेंस फोर्सेज हो गए, अनबैलेंस फोर्सेज हो गए। ठीक है, बैलेंस फोर्सेज का एग्जांपल टग ऑफ वॉर हो गया, जैसे कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। और इसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती, यानी कि एरेस्टर मोशन आप नहीं करवा सकते। देख सकते हैं जब यहाँ पे आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स से लगा देंगे, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, क्या वो रेस्ट के अंदर रहेगा या मोशन के अंदर रहेगा, वो कैसे भी रह रहा हो, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फोर्स, जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक कुछ भी चेंज नहीं होता। याद रखना है, जब तक आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक कुछ भी चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसे ही रहता है अपनी स्टेट के अंदर जैसा वो अवेलेबल है। ठीक है, इसका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वैल्यू बराबर होती है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई सा भी नंबर, ठीक, कोई सा भी नंबर हो सकता है, एक हो सकता है, चाहे तो दो हो सकता है, चाहे तो तीन हो सकता है। बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, ओपोजिट इन डायरेक्शन मतलब क्या है, देख लो यहाँ पे, यहाँ क्या नंबर्स बराबर हैं, 300 न्यूटन 300 न्यूटन बराबर है, पर जो इनकी डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है ना। एक तो इस तरफ है और दूसरा राइट हैंड साइड में, तो दोनों की आपस में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स है, मान लो मैं एक तरफ के फोर्स को अगर पॉजिटिव मान लूँ, क्योंकि सेम वैल्यू है 300 300, तो दूसरी तरफ का जो फोर्स हो जाएगा वो हमारा -F खिला सकता है, यानी कि नेगेटिव फोर्स खिला सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना अभी। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा इस बात को, क्या कि वो स्टेट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट का शेप और साइज जो है वो चेंज हो सकता है। किससे? बैलेंस फोर्सेस की मदद से भी, क्योंकि वो भी एक टाइप का फोर्स ही लग रहा है। ठीक है, तो उसका हो सकता है मोशन चेंज ना हो, आई मीन पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसके लिए उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। आगे बात करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस की। अनबैलेंस फोर्सेज में रिजल्टेंट जो भी फोर्स होगा हमारा, वो जीरो से बड़ा ही आएगा, जो भी होगा जीरो से बड़ा होगा। जैसे उस केस में हमने देखा था 200 न्यूटन आ रहा था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, यानी कि रेस्टर मोशन चेंज कर सकते हैं उसका। चेंज ऑफ शेप साइज इसके अंदर भी होगा, और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है इसके अंदर। बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है, लेकिन ये अपोजिट फोर्स है। अपोजिट फोर्स है, और कैसे सरफेस पे लगता है? रफ सरफेस पे लगता है। जब हमारा रफ सरफेस होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, मान लो इस डायरेक्शन के अंदर मोशन हो रहा है, तो उसके ऑपोजिट क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, आपने इस तरफ से किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया है और वो इसी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है, और फ्रिक्शन कैसा हो रहा है, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगना है। यानी कि ये समझ सकते हो कि ग्राउंड पे लगता है, हमेशा सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन लगता है, और सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर पुल कर रहा है। ठीक है, और मोशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के ऊपर लगता है। ठीक है, सरफेस से लगता है, तो फ्रिक्शन कैसा है, अपोजिट फोर्स है। और याद रखना, जितना ज़्यादा हमारा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप कि फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर हेल्प करता है। जैसे कि हम चलते हैं, तो अगर नीचे जितना ज़्यादा स्मूथ स्लिपरी होगा सरफेस, उतना ही चलने में आपको दिक्कत आती है। इसका यानी मतलब है कि आपको रफ सरफेस चाहिए जिसपे कि आप इजीली चल सके। ठीक है, कार को ड्राइव करते वक्त, ठीक है, अगर आपका रोड अगर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा तो आपकी कार नहीं चल पाएगी उस पर, इसलिए आपकी रोड क्या होती है, रफ होती है। लिखते वक्त जो आपके पेजेस हो गए, ठीक है, बाईसाइकिल के ब्रेक मारते वक्त हैंड्स को रब करते वक्त भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आप किसी हिल पे क्लाइंब कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, आप एक मैच स्टिक जलाते हैं, जब इसके ऊपर आप ऐसे उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो भी करते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं उस पर, तो उस टाइम पे भी क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स के टाइम पे भी आपको फ्रिक्शन चाहिए। स्कीइंग करते हैं, फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, आप जार खोल रहे हैं उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। यानी कि फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है हमारी डेली लाइफ के अंदर। आगे हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले ये समझ लो कि पहली बार लॉ किसने दिया था। ठीक है, तो गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि बोला था कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहता है। कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई सा भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। लेकिन ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल बात बोली इन्होंने। कैसे? देखो, क्योंकि हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑफ एयर भी एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं। कहने का मतलब, मान लो कोई सा ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, तो हवा की वजह से, जो हवा जो चल रही है हमारी, उस हवा की वजह से भी उसके ऊपर कुछ ऑपोजिट फोर्स लगेगा, जिसे हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करी नहीं गैलीलियो भाई ने, तो इसलिए हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते जो उन्होंने बोली थी। तो फिर आते हैं हमारे न्यूटन्स, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बनता है वहाँ पे। ठीक है, जो कि पहला लॉ है, और ऐसे करके 3 लॉ है जो कि आपको पढ़ने हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो या तो रेस्ट में रहता है या तो मोशन में रहता है, जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है ऑब्जेक्ट, और किस में रहता है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन के अंदर है, तो जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि जिस फोर्स से मूव कर रहा है उससे ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर आ सकता है। समझ आ रहा है? या अगर वो रेस्ट में है तो हमें उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वो मोशन में आ जाए, यानी कि अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है, मान लो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपको पता है या तो रेस्ट में रहेगा तो मोशन में रहेगा, तो इसकी जो क्षमता है जिससे कि ये रेस्ट में रुका हुआ है या फिर मोशन के अंदर मूव कर रहा है, इसे हम इनर्शिया बोलते हैं, इसे हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि क्या होता है, कई बार जैसा पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो क्या, वो आपकी एक टेंडेंसी है कि आप रेस्ट में ही रहते हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वो क्या है, आपकी काबिलियत है, एक इनर्शिया। हालांकि काबिलियत नहीं है बट स्टिल, ठीक है, समझने के लिए। अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ काम आता है हमारे डेली लाइफ के अंदर, तो आपने देखा होगा अक्सर आप जैसे मेट्रोस में ट्रैवल करते हैं या किसी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, तो होता क्या है, आप जैसे रेस्ट में खड़े हैं और अचानक से व्हीकल चलना शुरू करता है, तो आपको थोड़ा सा झटका फील होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी किस में थी, रेस्ट में, हमारी बॉडी थी रेस्ट में, पर जो हमारी गाड़ी थी, व्हीकल जो था, वो किस में आ गया, मोशन के अंदर आ गया। तो देखो, आप तो रेस्ट में थे, ठीक है, मान लो ये एक आपका व्हीकल है, ठीक है, आप थे रेस्ट में, और ये जो पूरा व्हीकल है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो इसने मूव करना शुरू कर दिया, कि आपने मूव किया नहीं किया, इस वजह से क्या होगा, इस समय पता चलता है कि आपके ऊपर कोई सा भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा था, तब तक आप नॉर्मली खड़े थे, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा तो आप थोड़ा सा हिल गए। ठीक है, वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स इन अ कार अप्लाइड। ठीक है, जब एक कार के अंदर क्या होता है, जब एक कार के अंदर ब्रेक लगाया जाता है, तो ब्रेक लगाते ही क्या होता है, आप अचानक से आगे की तरफ फॉल करते हैं, आगे की तरफ फॉल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो किससे होता है, वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। कहने का मतलब यार कि जिस चीज़ पे अनबैलेंस फोर्स लगा वही चीज़ हमारी मूव कर जाती है, दूसरी चीज़ हमारी सेफ रहती है। कहने का मतलब आपने कोई एग्जाम्पल देखा होगा, एक ग्लास टम्बलर ले लो, उसके ऊपर एक पत्ता रख दो,
ठीक है, पत्ते के ऊपर क्या रख दो, एक कॉइन रख दो। तो होगा क्या, जब इस कार्ड को आप फ्लिक कर देंगे, जब आप कार्ड को फ्लिक कर देंगे तो कॉइन हमारा एज इट इज क्या होगा, उस ग्लास टम्बलर के अंदर जाके गिर जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया था, तो ये एज इट इज नीचे चला गया, और इसको आपने फ्लिक किया तो ये हट जाएगा वहां से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, ठीक है। देखो मास और इनर्शिया में एक रिलेशन है। मास क्या होता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है। मास होता है, मास यानी कि उसका कितना वजन टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है। एक्जैक्टली वेट नहीं होता, बट हम मास की बात कर रहे हैं। तो देखो मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है, जो जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। आसान भाषा में मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, या दो ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा बताओ मास किसका ज़्यादा है, मास इसका ज़्यादा है। ये बताओ जब हम फोर्स लगाएंगे तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ऑफ कोर्स इस वाले पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि इसकी जो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, समझ आ रहा है। और इसका मास छोटे छोटे वाले का बहुत कम है, तो इसको इजीली मूव कर सकते हैं। यानी कि इसके इनर्शिया जो रेस्ट की टेंडेंसी है या मोशन की टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि जितना कम मास होगा उतना ही कम हमारा इनर्शिया होगा। डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इनर्शिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, ठीक है। इनर्शिया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो उसके मास से निकालते हैं। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो कि भारी है और आप हैं जिसका वेट कम है, तो जिसका भारी वेट है ऑफकोर्स उसको धक्का मारना या वो भाग के आ रहा है तो उसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देख सकते हैं क्या इसका कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ थोड़ा अच्छे से समझते हैं फिर से एक बार, ठीक है। देखो कोई सा भी ऑब्जेक्ट मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है, रेस्ट में रखी हुई है, तो ये रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो ये लड़का आता है, लड़का आके इस पे क्या करता है, किक मार देता है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स लगा देता है, तो इसकी वजह से बॉल मूव करने लग जाती है। अब बॉल जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है और एक डायरेक्शन मूव करती है। उसके बाद क्या होता है, बॉल जो होती है वो चली जाती है गोल में, तो गोल में नेट लगा रहता है, तो नेट पे जाके बॉल जो रुक जाती है। अब बॉल रुकी तो, लेकिन यहाँ पे भी एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ये अनबैलेंस फोर्स कौन लगा रहा है, नेट लगा रहा है। ये जो नेट जो जाल जो लगा हुआ है ये लगा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट था रेस्ट में, उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाया इस लड़के ने, बॉल ट्रैवल करती हुई स्ट्रेट लाइन के अंदर जाके जब गई गोल पोस्ट के अंदर, तो ये गोल पोस्ट में जो नेट लगा हुआ है उसने दोबारा अनबैलेंस फोर्स लगाया और इस बॉल को रोक दिया, ठीक है। तो आई होप कि इससे आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। आप इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो। आगे हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, उसको यही समझ लेते हैं पहले। होता क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है। अब क्या करते हैं, इसका कुछ मास है m है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं कुछ, इसको धक्का मारने के लिए, ठीक है। तो सेकंड लॉ मोशन के अंदर यही बात होती है कि एक मास होता है, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स से क्या होता है वो भी देखते हैं आगे, ठीक है। इनका प्रोडक्ट हो जाता है बेसिकली, कैसे आगे समझते हैं। देखो तो कहाँ ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मोमेंटम, ठीक है। अब देखो ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम समझेंगे अच्छे से, मास इनटू वेलोसिटी। तो एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। देखो ये डेफिनेशन इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है पहले हम समझते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, या मैं कह सकता हूँ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, पी सिंबल से डिनोट करते हैं, पी बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। मास के लिए एम लिखते हैं, वेलोसिटी के लिए वी लिखते हैं, सिंबल्स होते हैं इनके। अच्छा मोमेंटम पी होता है हमारा, मास की ऐसे यूनिट क्या होती है, मास की ऐसे यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी। तो मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है मेरी, केजी मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम होती है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। देखो छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक छोटी सी बुलेट होती है, छोटी सी बुलेट का मास जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम मास की जो बुलेट होती है, छोटी सी गोली है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब इसको एक बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ फायर किया जाता है, एक हाई वेलोसिटी के साथ गन में चलाते हैं, तो उससे एक पर्सन की डेथ हो जाती है, एक पर्सन मर सकता है। इससे क्या समझ में आता है कि हमारा उसने क्या किया, मोमेंटम जनरेट किया। मोमेंटम कैसे बनाया, देखो मास बहुत कम था लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कर दी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कर दी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर होता है क्या कि इंपैक्ट प्रोड्यूस होता है। इंपैक्ट का मतलब होता है कि कितनी पावर जनरेट हो रही है, ठीक है। कोई सा भी मास था, उसको हमने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करी, यानी कि एक मोमेंटम दिया, उस मोमेंटम से क्या हुआ, कितना ज्यादा वो इंपैक्ट दे सकता है किसी भी चीज पे, इसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा मोमेंटम ही होता है, ठीक है। और इस मोमेंटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो कि अलग अलग अभी हमें देखने को मिलेगी, क्या क्या। तो ये देखो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रॉकेट है।
ठीक है, रॉकेट क्या करता है, रॉकेट क्या कर रहा है, इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसका कुछ मास है, पहले तो कुछ मास है m। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो फोर्स है मेरा, फोर्स हम कैसे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो सब्जेक्ट का कुछ मास है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट का मतलब है इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन बनती है। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एफ हमारा क्या होता है, फोर्स, एम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, मास है, इस पर आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने से इसके अंदर एक्सेलरेशन बनेगा। यानी कि फोर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए। ठीक है, याद कर लो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो सेकंड वाला है, अगर उसको डिराइव करना हो, यानी कि फॉर्मूला एक्चुअली में क्रिएट करना हो, तो कैसे होगा। ठीक है, तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास कितना एम है, यानी कि एम के जी उसका मास है। ठीक है, एम एम उसका मास है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी को यू मान लिया स्टार्टिंग में, फाइनल वेलोसिटी कितनी मान ली, वी मान लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है हमारा, इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। आई डोंट नो व्हाई दिस साइन इज नॉट लुकिंग गुड। ओके, लेट मी मेक इट। ओके, देखो, तो इनिशियल मोमेंटम जो होता है फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में मास तो एम है और एंड में भी मास तो एम ही रहेगा ना, मास के अंदर तो चेंज नहीं आएगा ना। ठीक है, तो इसका मास है कुछ, और मास जो है पहले स्टार्टिंग में किससे मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी के साथ, यानी कि एम यू। ठीक है, और फाइनल में किस वेलोसिटी के साथ, वी के साथ, यानी कि एम वी। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम में चेंज कैसा मतलब, यानी कि फाइनल मोमेंटम कितना है और स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि P2 माइनस P1 कर देंगे। देखो इसके अंदर एम वी है, इसके अंदर एम यू है, दोनों के अंदर एम कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं एम को ले सकता हूँ बाहर, कॉमन निकाल लिया मैंने। अंदर क्या बच गया, वी माइनस यू बच गया, वी माइनस यू बच गया। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं। देखो रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम टाइम से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, टाइम से। ठीक है, तो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो किस में होगा, कुछ टाइम के अंदर होगा, टी टाइम के अंदर होगा। ठीक है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो हमने देखा ये होता है एम ब्रैकेट में वी माइनस यू, और कुछ टाइम लगेगा तो टी टाइम ले लिया हमने। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि सेकंड लॉ जो मोशन का है वो हमसे क्या कहता है कि हमारा जो रेट ऑफ मोमेंटम है, यानी कि कितना मोमेंटम होगा, वो हमारा फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखो जो हमारा मोमेंटम हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट का मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी वेलोसिटी कब बनेगी भाई, जब उसमें कुछ फोर्स लगेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वेलोसिटी बनेगी कैसे। ठीक है, तो सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। तो क्या मैं कह सकता हूँ मोमेंटम की जगह फोर्स लिख सकता हूँ, तो मोमेंटम की जगह मैं फोर्स ले सकता हूँ, एफ फोर्स ले सकता हूँ। और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका सिंबल बना देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा चेंज इन मोमेंटम लिखा है, और मतलब ये क्या हुआ है पूरा, ये पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है क्योंकि हमने इसको टाइम से कंपेयर कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे। देखो आपने एक मोशन के अंदर पढ़ रखा होगा कि वी माइनस यू बाई टी जो होता है, ये क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ रखा होगा, तो इसकी जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम ए के। ठीक है, अब जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हटा के कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको हटाया और इसकी जगह पे कांस्टेंट के ले लिया, एक कांस्टेंट के ले लिया। ठीक है, अब ये के कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो मैंने क्या किया, मान लिया 1 ले लिया इसके लिए, के मैंने अगर इक्वल टू 1 लिया तो एफ इक्वल टू एम ए आ गया। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया, और यही वो फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैसे, क्योंकि मास होता है हमारा, मास किस में आ जाएगा, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा पूरा, और विथ इट्स ऐसा यूनिट। आगे बात करते हैं 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन का मतलब होता है जब आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, और मास आपका 1 kg हो जाए, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ NLM1 फ्रॉम NLM2, यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 1 को अगर प्रूफ करना हो NLM2 की मदद से तो कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, तो मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स स्टार्टिंग में कितना है, 0 है। ठीक है, अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है और ऑब्जेक्ट को हमें सेम वेलोसिटी के साथ रखना है, सेम वेलोसिटी के साथ रखना है, यानी कि फोर्स लगाना नहीं है, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें पता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है,
किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। और फोर्स क्योंकि हमने जीरो लेट किया है तो क्या मैं इसको जीरो के इक्वल रख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टाइम भी जीरो हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ एम ब्रैकेट में वी माइनस यू इक्वल टू जीरो आ गया। क्या मैं वी माइन अगर इस एम को उठा के उस तरफ भेज दूँ, जीरो बाय एम हो जाएगा, यानी कि जीरो ही आएगा, तो वी माइनस यू बाय जीरो हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू यू हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी वो सेम है। क्यों सेम, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज कैसे होगी। इस समय प्रूफ हो जाता है कि पहला जो लॉ ऑफ मोशन हमसे कह रहा था कि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आई नहीं जब तक हमने फोर्स लगाया नहीं, अगर फोर्स लगा देते तो यहाँ पे चेंज आ जाता, इसलिए हमने फोर्स लगाया नहीं और हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो NLM2 हमारा जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है सेकंड वाला, उसके कुछ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट जो कि हमको पता होना चाहिए। अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल एंड पुल इज एंड टू, ये क्या लिखा है, डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, ठीक है। तो देखो एक जो हमारा प्लेयर होता है, प्लेयर क्या करता है, जब भी एक बॉल आती है और बॉल को कैच करना होता है तो कैच करने के लिए वो हाथों को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाता है। क्यों पीछे की तरफ इसलिए लेके जाता है, ताकि वो उस बॉल की वेलोसिटी को कम कर सके, और वह उस बॉल का ये कुछ मास भी है, यानी कि मोमेंटम को कम कर रहा है, मोमेंटम को कम कर रहा है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब भी आपसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपको एक्सप्लेन क्या करना है वो समझ लो ध्यान से, कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो पहले देखो, पहला बताएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ बता देंगे, ठीक है। अब मोमेंटम के बारे में भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप फोर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है, तब जाके आपको एक प्रॉपर आंसर माना जाएगा। और ऐसा यूनिट सारी मेंशन करनी है, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, वो क्या करता है, हाथों को पीछे लेके जाता है जिससे कि बॉल की वेलोसिटी को रिड्यूस कर सके और इजीली कैच कर सके, ठीक है। तो ये सब हमने कवर कर लिया है एंड आई थिंक काफ़ी कुछ कवर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता है कि क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई सा भी आप एक्शन करते हैं जीवन के अंदर, उसके खिलाफ आपको कुछ अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट समझ लो। क्या, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो होगा क्या, मान लो इस ऑब्जेक्ट ने एक्शन किया है तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब है एक सेम ऑब्जेक्ट खुद एक्शन करके खुद पे रिएक्शन नहीं लेता, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से लेता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, वॉकिंग ऑन अ रोड, रोड पे चलते वक्त, रोड पे चलते वक्त कैसे, देखो आप चलते हैं रोड पे, चलते हैं बिल्कुल ठीक है, नीचे से कुछ फ्रिक्शन भी लगता है, यानी कि अपोजिट हो गया ना, जैसा आप एक्शन कर रहे हैं वैसा आपको रिएक्शन मिल रहा है ग्राउंड से, यानी कि वॉकिंग ऑन रोड क्या आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। एक बोट मूव करती है, जब आप उसे डिबोर्ड करते हैं, डिबोर्ड यानी कि उतरते वक्त बोट जो पीछे की तरफ ले जाती है। एक गन रिकॉइल करती है, गन चलाते हैं आप, मतलब आप नहीं चलाते, ठीक है, जब आप अगर गन कभी चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गन जो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, खुद को झटका फील होता है चलाते वक्त, ठीक है। रोइंग ऑफ अ बोट, जब एक बोट को आप चलाते हैं, नाव को चलाते हैं, ठीक है, आपके अगर रो मतलब होता है वो जो क्या बोलते हैं, चप्पू सा नहीं चलाते जो, ठीक है, तो चलाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन बोट हमारी मूव करती है, ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसको देखते हैं अभी, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। देखो हर एक एक्शन पे आपको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। देखो आपने एक्शन क्या किया, आपने बुलेट चलाई इस तरह इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन जो आपकी जो गन थी वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, थोड़ा सा झटका फील होता है आपको, ठीक है। आप ये चलते हैं कहाँ पे, ग्राउंड पे, तो उस पर क्या होता है। उसके अलावा देख सकते हैं ये लड़का जो है इस बोट से उतर रहा था, तो बोट जो है डिबोर्ड कर रहा था उससे, तो ये पीछे की तरफ जाएगी और लड़का आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बोट क्या कर रही है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है इसकी फीट के ऊपर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो देखो यहाँ बता रखा है रिकॉइल फोर्स कैसे लगता है गन का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करते हैं। देखो अगर आपके सिलेबस में तो पढ़ लो, अगर नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, चैप्टर ओवरऑल खत्म हो गया, ठीक है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम होता है, देखो आपको पता था मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो होता क्या बेसिकली, जो आपका मास इंटू वेलोसिटी है बेसिकली, देखो तो मास इंटू वेलोसिटी जो रहता है वो आपका सेम रहता है, सेम रहता है इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम किसी भी बॉडी के अंदर सेम रहता है, पूरे टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर सेम रहता है, ठीक है। मान लो दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे एक्ट करते हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं एक दूसरे से मान लो टकरा जाते हैं, तो होगा क्या, जो इनिशियल जो मोमेंटम है स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होगा इस ऑब्जेक्ट का, और फाइनल जो मोमेंटम होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का भी कह लो या उसका भी कह लो, ठीक है, वो सेम रहता है। कांस्टेंट मतलब होता है कि बदलता नहीं है, आसान भाषा में समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लो दो ऑब्जेक्ट है आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड मतलब होता है कि आपस में जाके टकरा जाते हैं, ठीक है, आपस में टकरा जाते हैं,
ये इस ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m1 है, इसका मास m2 है। इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है, u1 है, इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी u2 है। तो होता क्या है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम है, टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम होगा, वो दोनों के दोनों ही बराबर होंगे। तो कोलिजन हो गया, कोलिजन मतलब आपस में टकरा गए, एक धमाका हो गया, ठीक है। धमाका नहीं हुआ मतलब आपस में टकरा चुके हैं, ठीक है। तो ए और बी आपस में टकरा गए। इस केस में हुआ क्या, देखो ये जो ए वाला ऑब्जेक्ट है इसका कुछ फोर्स F1 है, बी वाला इसका ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना F2 है। अब ये ऐसे क्यों दिखा रखा है, इस डायरेक्शन में क्यों फोर्स दिखा रखा है, देखो इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। एक ना रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या कहता है, अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, तो उस केस में जो उनकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, रिजल्टेंट स्पीड माइनस हो जाती है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उनकी स्पीड कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब स्पीड्स को ऐड कर सकते हैं, पता लग जाएगा। यानी आमने सामने से जब कोई गाड़ियाँ टकराती है तो उनका जो एक्सीडेंट होता है वो ज़्यादा भयंकर होता है एज़ कम्पेयर टू जो आगे पीछे टकराती है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट ने फिर दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो वो टकराने के बाद क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट बी वाला थोड़ा आगे चला गया और ए वाला वापस चलने लग गया उसके पीछे एज इट इज जैसा वो चल रहा था। ऐसा होता है ना अक्सर, देखा होगा आपने, जब भी कोई गाड़ी पीछे से ठोकती है, मान लो दोनों ही अच्छे से मोशन के अंदर थी, चल रही थी दोनों गाड़ियाँ, तो आगे वाली टकराने के बाद क्या, मान लो ब्रेक नहीं मार दिया, आइडल सिनेरियो लेते हैं, तो थोड़े से आगे बढ़ जाएगी और पीछे वाला अभी भी फॉलो कर रहा होगा उसको। तो इनका जो पहले जो मोमेंटम था और अब जो मोमेंटम है वो दोनों मोमेंटम सेम होंगे, कंजर्व रहता है, मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे इसको अच्छे से। तो इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट का कितना m1 u1 है, और इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी वाले का कितना m2 u2 है। फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का कितना हो जाएगा, m1 v1 हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम बी वाले ऑब्जेक्ट का m2 v2 हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल में कितना है, m1 v1 है। हम फोर्स 1 के लिए चेक कर रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के लिए चेक कर रहे हैं, पहले ए वाले के लिए, पहले ए वाले के लिए देखेंगे, फिर हम बी वाले के लिए देखेंगे। दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखो m1 v1 में से माइनस कर देंगे m1 u1 को, और रेट निकालते तो टाइम से कंपेयर कर दें, यानी कि टाइम से डिवाइड कर देंगे। इस बी वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर भी सेम हम ऐसे करेंगे, m2 v2 माइनस m2 u2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसका चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्सेस होते हैं हमारे आपस में अपोजिट होते हैं, जब भी इक्वल एक्शन होगा तो उसके खिलाफ रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो F1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2। उम्मीद करता हूँ आपने अब ये समझा होगा, ऊपर हमने दिखाया था तो आपको बैलेंस फोर्स के अंदर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जो, देखो m कॉमन ले लेंगे ना दोनों के अंदर, देखो m1 दोनों में कॉमन है, ये m2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो m1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, v1 माइनस u1 बाई टी इक्वल टू m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 अपॉन में t को हम इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखने से क्या होगा, ये t जो है हमारा t से कैंसिल हो जाएगा, इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी, t से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, m1 v1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, m1 v1 और माइनस का साइन लगा के m1 u1, ठीक है, इक्वल टू में क्या है, देखो m2 इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि m2 v2, ठीक है, और m2 फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि m2 u2, ठीक है। m2 v2 आ गया और m2 u2 आ गया। देखो साइन यहाँ पे बीच में तो माइनस का था, पर यहाँ प्लस का क्यों लगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस का साइन लगाया। तो माइनस का साइन लगाने से हुआ क्या, इससे हुआ क्या कि ये जो पहला वाला देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अब देखो मुझे बताना है इनिशियल और फाइनल को बराबर बताना है, तो मैं इनिशियल वालों को एक तरफ रख सकता हूँ। देखो इनिशियल क्या है यहाँ पे, m1 u1 है, और ये m2 u2 है, मैं इसको उठा के इस तरफ ला सकता हूँ, ठीक है, इस तरफ ले आया। तो m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल जो मोमेंटम होता है हमारा, वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के ये जो नोट्स जो अभी आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एज अ ब्लैक नोट के नाम से टाइटल देखने को मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रिंट करवाने वाले नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी एक जो है शॉर्ट फार्मूला शीट है, उसका भी लिंक अटैच कर रखा है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको एक सिंगल पेज पे रिवीजन करना है तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।